हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के हम सब्जेक्ट में हम मध्य प्रदेश के इतिहास को कवर करेंगे। इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं एमपी ऑनलाइन टेस्ट चैनल पर एमपी इतिहास। तो हम मध्य प्रदेश के शुरुआती इतिहास से कवर कर रहे हैं, जिससे हम एडवांस लेवल तक के इतिहास को कवर करेंगे। इसके अंतर्गत आप लोगों को हर एक एग्ज़ाम को टारगेट करके हम इस शेड्यूल को बनाए हैं। तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर विजिट कीजिए और मध्य प्रदेश के इतिहास के दृष्टि से आप सभी लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट को कवर करेंगे, जिसके अंतर्गत हम 2 लेक्चर दे चुके हैं। तो जिन साथियों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर उस वीडियो को देखिए और अपना बेस मजबूत कीजिएगा। और आज की कड़ी में हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के इतिहास। आखिर हमारा मध्य प्रदेश का इतिहास कैसे बना और इसका शुरुआत कहाँ से हुआ है, इनके सभी का हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि आप लोग इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, ताकि उन सभी का लाभ मिल सके इस पढ़ाई का। तो चलिए हम मध्य प्रदेश के इतिहास से स्टार्ट करते हैं कि हमारा मध्य प्रदेश का क्रमबद्ध इतिहास कब से प्रारंभ हुआ। यह इतिहास महाजनपद काल से प्रारंभ होती है और 6ठी शताब्दी से यह महान बौद्ध सम्राट अशोक के समय से शुरू होती है। तो आप लोगों ने जाना कि मध्य प्रदेश का इतिहास जो कि यह महाजनपद काल के 6वीं सदी से महान बौद्ध सम्राट अशोक के समय से ही प्रारंभ होती है, जिसका मौर्य साम्राज्य यानी मालवा और अवंती तक सम्मिलित था, जिसमें वह शक्तिशाली राजा के रूप में उभरते हैं। अगला है कि हमारा मध्य प्रदेश कितने कालखंडों में बटा हुआ था। तो मध्य प्रदेश को मुख्यतः 3 कालखंडों में बांटा गया है। तो पहला तो हमारा प्रागैतिहासिक काल है और दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल। इसके बाद आ जाता है हमारा तीसरा स्टेप जो कि ऐतिहासिक काल, जिसे हम आज का इतिहास या प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक कालीन इतिहास क्या होता है, आप लोग अच्छे से समझेंगे कि प्रागैतिहासिक काल यानी पाषाण, उस समय का इतिहास जो कि पाषाण काल में लिखे गए ताम्र या चित्र या लेखों से संबंधित जो भी शिलालेख मिलते हैं, उसे हम पाषाण काल यानी प्रागैतिहासिक इतिहास कह सकते हैं। यहाँ पर हम पढ़ेंगे पाषाण काल यानी पत्थरों के बारे में अध्ययन करेंगे। और दूसरा हम पढ़ेंगे ताम्र पाषाण यानी पाषाण के अंतर्गत, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे ताम्र यानी तांबे का प्रयोग भी किया गया उस समय, उसका विषय भी पढ़ेंगे। और इसके बाद हम दूसरा स्टेप में पढ़ेंगे आद्य ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक क्या होता है कि आद्य ऐतिहासिक काल हम ले लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कहने का अर्थ यह है कि सिंधु घाटी में जो भी वस्तुएं प्राप्त होती हैं उन्हीं से रिलेटेड हमारे मध्य प्रदेश में ऐसे उस काल की वस्तुएं या कांसे की वस्तुएं जो भी प्राप्त होती हैं उसे हम आद्य ऐतिहासिक काल के नाम से प्रसिद्ध, यानी जो भी खुदाई के अनुसार निकालते हैं उसे हम आद्य ऐतिहासिक काल के इतिहास में जोड़ते हैं। यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता है और वैदिक सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता का तो प्रमाण हमारे मध्य प्रदेश में नहीं मिलता है, लेकिन वैदिक साहित्य जो कि हमारे मध्य प्रदेश में भी सम्मिलित और उसका भी विवरण देखने को मिलता है। अब इतिहास काल देख लेते हैं, आखिर ऐतिहासिक काल क्या होता है। ऐतिहासिक काल का अर्थ यही है कि इसमें मनुष्य प्राचीन यानी पुराने वस्तुओं को शैल चित्रों के माध्यम से देखकर, सुनकर, पढ़कर या उसे लिखकर, इन सभी का अध्ययन यही ऐतिहासिक काल होता है। आद्य ऐतिहासिक काल में क्या होता है कि उस समय की वस्तुओं को आपने तो अनुभव किया, लेकिन उसका लिखित प्रमाण नहीं मिला है, उसे हम शैलचित्रों के माध्यम से देखकर अनुभव करते हैं, उसे हम आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत जोड़ते हैं। और इतिहास उसे ही कहते हैं जिसका विवरण तो प्राचीन काल में था, लेकिन वर्तमान में
लिखित रूप में साक्ष्य मिला है उसे हम इतिहास कहते हैं। तो इतिहास बहुत लंबा ही प्रक्रिया है। तो इतिहास को हम पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास, जिसे हम महाजनपद काल यानी 712 से लेकर के प्रारंभ होती है और ये आखिरी टाइम तक चलता है। तो प्राचीन काल के इतिहास जो कि महाजनपद काल से प्रारंभ होती है। और दूसरा हमारा रहता है मध्य इतिहास काल। मध्य इतिहास काल जो कि प्राचीन काल से आगे बढ़ता है, तो वह 712 से लेकर 717 तक यह इतिहास चलता है मध्यकाल। इसके बाद आधुनिक काल। आधुनिक काल हम क्यों कह सकते हैं, इसकी संज्ञा क्या होती है? तो समझिए कि प्राचीन काल में जब इतिहास प्रारंभ होती है महाजनपद काल से, तो उस समय लोहे का आविष्कार तो हुआ था, लेकिन थोड़ी कम मात्रा में। वहीं देखें तो मध्यकाल में मनुष्य ने थोड़ा और अनुभव प्राप्त किया, जिससे युद्ध कला और हर एक क्षेत्र में उन्हें पारंगत मिली और उन्होंने जाना कि हम इससे और बेहतर कर सकते हैं। तो जब और बेहतर कर सकते हैं तो फिर उनके मन में दिमाग आया कि हमें कुछ ऐसी टेक्निक बनाना चाहिए जिससे भारी संख्या में कम व्यक्तियों से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकें उस वस्तुओं का। तो उससे मान लीजिए कि बम बनाना हो गया, स्फोट वगैरह और बहुत सारी कीमती वस्तुएं, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, रण क्षेत्र में उपयोग की जाने वाली वस्तुएं बनाई जाने लगी। इस प्रकार जब मध्यकाल में उन्हें दिमाग आने लगा, सोच का डेवलप बढ़ने लगा, तो उन्होंने आधुनिक काल में एक नई टेक्निक को अपनाने लगा। तो इसे ही हम आधुनिक काल कहते हैं। आधुनिक काल का यही होता है कि आपने जो भी मतलब आपके सोच में आती है तो आपने उसका आविष्कार कर दिया, उसे ही आधुनिक काल की संज्ञा दे सकते हैं। समझिए कि आधुनिक काल का अर्थ यही है कि आप जो भी वर्क करके हैं एक वैज्ञानिक तरीके से कर रहे हैं, उसे ही हम आधुनिक काल की संज्ञा दे सकते हैं। तो आधुनिक काल जो कि 1707 से प्रारंभ होता है और अब तक यानी वर्तमान से लेकर आगे तक आधुनिक काल चल रहा है। तो हमारा मध्य प्रदेश के अंतर्गत हम पूरा प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि पूरा पाषाण काल आ जाता है, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ये 3 प्रकार की पाषाण काल हमारे मध्य प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। तो प्रागैतिहासिक कालीन मध्य प्रदेश का इतिहास बहुत ही ज़बरदस्त है फ्रेंड्स। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे और आप लोग अपने स्ट्रेटजी अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाएं। चलिए हम पहला स्टेप ले लेते हैं, मध्य प्रदेश में पाषाण काल की स्थल। हमारे मध्य प्रदेश की पाषाण काल के स्थल कहाँ कहाँ पर हैं और किस जगह पर हैं? तो नर्मदा घाटी है, चंबल घाटी है, चंबल के बाद बेतवा घाटी है, सोनार घाटी और भीमबेटका। ये सभी जगह पर मध्य प्रदेश के पाषाण काल के स्थल पाए जाते हैं। नर्मदा घाटी, चंबल घाटी, बेतवा घाटी, सोनार घाटी और भीमबेटका, इन सभी जगह पर। अब हम पढ़ते हैं पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल के अंतर्गत यहाँ पर नर्मदा घाटी है, नर्मदा घाटी के बाद चंबल घाटी, बेतवा घाटी, सोनार घाटी, भीमबेटका की गुफाएं। चंबल घाटी की खोज ग्रे क्वार्टजर के माध्यम से, बेतवा घाटी जो कि सोनार घाटी के अंतर्गत, यहीं पर सोन घाटी भी आ जाती है। अन्य पूरा पाषाण काल के अंतर्गत आ जाता है यहाँ पर निम्न पूरा पाषाण कालीन का स्थल है, जिसकी खोज बीबी लाल ने ग्वालियर में, जी.आर. शर्मा रीवा, सतना, सीधी, आर.बी. जोशी के द्वारा दमोह में, सोनार और ब्यारामा में। चंबल घाटी, चंबल घाटी जो कि चंबल घाटी से सिल्ट मिला है, कुल्हाड़ी मिला है, बसुला मिला है, रजत और घन जैसे अंगार जैसे औजार मिले हैं।
कृषि एवं पशुपालन, गृह निर्माण, अग्नि, ये सभी जो कि है चंबल घाटी के अंतर्गत प्राप्त हुए हैं। आजमगढ़, यहाँ से नर्मदा, आदमगढ़ सॉरी ये आजम नहीं आदमगढ़ है। नर्मदापुरम तट से गुफा शैलचित्र प्रसिद्ध है यहाँ पर। भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश की जान है, भीमबेटका यह मुख्यतः रायसेन जिले में है, शैलचित्रों के लिए प्रसिद्ध है। यह मध्य प्रदेश के अंतर्गत है। मध्य पाषाण काल जो कि बीबी मिश्र ने भीमबेटका से ब्लेड अवयव खोजा है। आर.बी. जोशी ने नर्मदापुरम से 25,000 के उपकरण प्राप्त किए हैं यहाँ से। मंदसौर, नाहरगढ़, इंदौर, भीमबेटका, सीहोर, ये सभी जगह आ जाते हैं। नवपाषाण काल के अंतर्गत औजार मिले हैं। चटकरा है जबलपुर से दमोह, सागर, नर्मदापुरम। भोपाल के बैरागढ़ स्थित सलसरा में अर्धचंद्राकार प्रकार के औजार मिले हुए हैं। ताम्रपाषाण काल के अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि मालवा क्षेत्र, मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के अंतर्गत नागदा है। नागदा के बाद नवदा टोली, बेसनगर, यहाँ पर मूर्तियों में वृषभ का प्रमाण पाया गया है। बालाघाट, जबलपुर औजार मिले हैं यहाँ पर। मोहनजोदड़ो जो कि हड़प्पा के समकालीन माने जाते हैं। यहीं पर कैथा जो कि उज्जैन में है, ताम्रपाषाण बस्ती है और बारामिहिर की जन्मभूमि है। बारामिहिर की जन्मभूमि है। एरण, एरण बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है हमारे मध्य प्रदेश के इतिहास की दृष्टि से। इसमें हमारे MPPSC आयोग के द्वारा बहुत ही ज़्यादा पूछने वाला प्रश्न जो कि है, इसे स्टार लगा लीजिए, 3 स्टार लगा लीजिए कि एरण जो कि सागर में है, प्राचीन एरिकण है और यहीं से सती प्रथा का प्रमाण पाया जाता है। सती प्रथा का प्रमाण पाया जाता है, सती प्रथा का प्रमाण है। और तांबे के कुल्हाड़ी और मृदभांड पाए गए हैं। नर्मदा टोली जो कि अब महेश्वर में है, नर्मदा तट पर है। आबरा मंदसौर में है, गुप्त काल की अवस्थाएं हैं। डांग वाला जो कि है उज्जैन में है। नागदा जो कि उज्जैन में है। खेड़ी नामा नर्मदापुरम में है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का क्लास, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि और बताइए हमें ये क्लास कैसा लगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।